अच्छा, एक सवाल है। पूछे। एक अच्छी मजेदार कहानी और एक मजबूत तर्क पर चलने वाला दिमाग, अच्छा। अगर इन दोनों की सीधी टक्कर हो तो कौन जीतेगा? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है और मुझे लगता है इसका सबसे बेहतरीन जवाब R.K. लक्ष्मण की कहानी ईश्वरन द स्टोरी टेलर में छिपा है। हाँ, आज हम इसी कहानी की परतों को जरा खोलेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये कहानी बस एक किस्सा नहीं है, ये असल में दो किरदारों के बीच की एक मनोवैज्ञानिक जंग है। सही कहा। एक तरफ है महेंद्र, एक जूनियर सुपरवाइजर, एकदम प्रैक्टिकल आदमी जिसे ये भूत प्रेत की बातों पर मतलब हंसी आती है। और दूसरी तरफ है उनका रसोइया ईश्वरन। वो सिर्फ खाना नहीं बनाता, वो कहानियां गढ़ता है, शब्दों का जादूगर है। और हमारी आज की पड़ताल इसी पर है कि कैसे ईश्वरन का जादू महेंद्र के तर्क को तोड़ देता है। हाँ, और ये दिखाता है कि कल्पना में असल में कितनी ताकत होती है। तो एक तरफ एक सीधा साधा प्रैक्टिकल आदमी और दूसरी तरफ कल्पनाओं का बादशाह। ये तो बड़ी मजेदार टक्कर होने वाली है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो पहले इन दोनों किरदारों को थोड़ा और समझते हैं। महेंद्र, हाँ, जैसा कि बताया, एक सुपरवाइजर है, बैचलर है, जरूरतें बहुत कम है और काम की वजह से हमेशा घूमते रहते हैं। हाँ, आज कोयला खदान, कल रेलवे पुल, परसों कोई केमिकल प्लांट। और उनकी सबसे बड़ी खूबी है एडजस्ट करना। बिल्कुल, आप उन्हें किसी टूटे फूटे सर्किट हाउस में ठहरा दें या पत्थर की खदान के बीच एक टेंट में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में खुश रहने वाले इंसान है। एक तरह से देखें तो वो अकेलेपन के आदी हो चुके थे। शायद इसीलिए ईश्वरन उनकी जिंदगी में इतना जरूरी हो जाता है। वो सिर्फ उनका रसोइया नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। महेंद्र के लिए वो किसी खजाने से काम नहीं थे। सोचिए, वो ईश्वरन ही थे जो सुबह शाम उनका ख्याल रखते, कपड़े धोते और सबसे बढ़कर रात में उनसे बातें करते। हाँ, उन सुनसान जगहों पर जहाँ टीवी भी नहीं होता था, ईश्वरन ही उनका एकमात्र मनोरंजन थे। एक चलता फिरता सांस लेता हुआ एंटरटेनमेंट चैनल। और उनका एक टैलेंट तो कमाल का था। वो सब्जियों वाला। हाँ, वो सबसे वीरान जगह पर भी पता नहीं कहाँ से ताजी सब्जियां ले आते थे। सही बात है। मीलों तक कोई दुकान नहीं और ईश्वरन 1 घंटे में गर्मा गर्म खाना तैयार कर देते थे। ये अपने आप में एक जादू था। और उनके इस जादू का राज शायद उनकी पढ़ने की आदत में छिपा था। हाँ, वो तमिल भाषा के रोमांचक उपन्यास पढ़ते थे, वो भी 100-200 पेज वाले। अच्छा। और उन किताबों की जो नाटकीय भाषा थी, जो सस्पेंस से भरी शैली थी, उसने ईश्वरन की अपनी कहानी सुनाने की कला को गढ़ दिया था। मतलब वो सिर्फ खाना नहीं परोसते थे, वो महेंद्र के अकेलेपन को भरने के लिए हर रात एक कहानी परोसते थे। बिल्कुल। और क्या अंदाज था कहानी सुनाने का। मतलब वो छोटी से छोटी बात को भी एक थ्रिलर फिल्म बना देते थे। हाँ, सिर्फ बोलते नहीं थे, पूरा अभिनय करते थे। आंखें बड़ी करना, भौहें चढ़ाना, हाथों से इशारे करना, पूरा माहौल बना देते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो सड़क पर गिरे पेड़ वाला किस्सा। हाँ हाँ। कोई आम इंसान बस इतना कहता कि रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन ईश्वरन के लिए ये एक मामूली घटना नहीं थी। वो इस तरह शुरू करते थे, सड़क एकदम सुनसान थी और मैं अकेला। अचानक देखा कि एक बहुत बड़ा झाड़ियों वाला जानवर सड़क पर लेटा हुआ है। मैं तो डर गया, सोचा वापस भाग जाऊं। और यहाँ वो एक पॉज लेते थे, सस्पेंस बनाने के लिए। हाँ, फिर कहते, पर जब हिम्मत करके पास गया तो देखा वो तो बस एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी टहनियां सड़क पर फैली हुई थीं। और यही उनकी कला है। ये कहानी नहीं है, ये प्रस्तुति है। महेंद्र को पता है कि अंत में पेड़ ही निकलेगा, लेकिन वो उस रोमांच का मजा लेना चाहता है जो ईश्वरन पैदा करता है। उसकी आवाज, उसके चेहरे के भाव, ये सब महेंद्र की बोरिंग जिंदगी में रोमांच का तड़का लगाते थे। तो जब वो छोटी छोटी चीजों को भी इतना नाटकीय बना देता था, तो मैं तो सोच रही हूँ कि जब वो कोई वाकई बड़ी कहानी सुनाता होगा तब क्या होता होगा। जैसे वो पागल हाथी वाला किस्सा। हाँ, वो कहानी ईश्वरन के किरदार का सबसे बड़ा सबूत है। साहित्य में हम इसे अनरिलायबल नरेटर कहते हैं, अविश्वसनीय कथावाचक। हाँ, एक ऐसा कहानीकार जिसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अंदाज इतना मजबूत होता है कि सुनने वाला सच और झूठ का फर्क भूल जाता है। कहानी कुछ यूं थी कि ईश्वरन अपने गांव के बारे में बताते हैं जहां हाथियों से लकड़ी उठवाने का काम होता है। फिर एक दिन एक हाथी पागल हो जाता है, बाड़े तोड़कर भागता है और शहर में घुसकर तबाही मचा देता है। दुकानों को तोड़ता है, घरों की दीवारों को गिराता है। और कहानी सुनाते सुनाते वो इतने खो जाते थे कि खुद हाथी की तरह पैर पटकने रखते थे, गुस्से में फुफकारने की एक्टिंग करते थे। महेंद्र बस कुर्सी कर बैठे ये लाइव शो देख रहे होते थे। सही। कहानी में हाथी
एक स्कूल में घुस जाता है जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। सब डर के मारे छतों और कमरों में छिप जाते हैं। और हाथी वो फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ देता है, वॉलीबॉल का नेट फाड़ देता है। और ईश्वरन, जो उस वक्त उसी स्कूल में पढ़ते थे, ये सब छत से देख रहे होते हैं। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मतलब पूरी तरह से अविश्वसनीय है। बिल्कुल। ईश्वरन कहते हैं, पता नहीं मुझ पर क्या जुनून सवार हुआ, मैंने एक टीचर के हाथ से बेंत छीनी और सीढ़ियों से नीचे भागा। न अकेले, उस पागल हाथी के सामने। पर एक मिनट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक छोटा बच्चा और एक बेंत। हाँ, यही तो बात है। आपकी और मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है। लेकिन महेंद्र, जो रोज ये कहानियां सुनते थे, वो सवाल नहीं करते। वो बस कहानी में बहते चले जाते हैं। हाँ, ईश्वरन आगे बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हाथी के पैर के तीसरे नाखून पर बेंत मारी और वो विशाल जानवर कांपा और फिर धड़ाम से गिर पड़ा। कमाल की कल्पना है। और जब महेंद्र ने पूछा भी कि ये कैसे किया, तो उसका जवाब भी तैयार था। हाँ, बड़े गर्व से कहता है, सर ये एक जापानी कला है, कराटे या जुजुत्सु। मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देती है। देखिए, कहानी का सच होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि ईश्वरन ने उसे इतने यकीन के साथ सुनाया कि महेंद्र ने उस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया। वो बस उस कहानी का मजा ले रहे थे। अब तक तो ये सब मजेदार था, रोमांच था, एक्शन था, लेकिन फिर एक रात ईश्वरन ने कहानी का जॉनर ही बदल दिया। उसने एक्शन थ्रिलर से गाड़ी सीधी हॉरर की पटरी पर डाल दी। और ये वो मोड़ था जहां कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं रही, अब वो महेंद्र के दिमाग पर असर करने लगी थी। उस रात का माहौल भी खास था। एक शुभ दिन था, तो ईश्वरन ने बड़ा लजीज खाना बनाया था और बताया कि आज के दिन पितरों यानी पूर्वजों की आत्माओं को भोजन कराया जाता है। देखिए, यहीं से उसने अनजाने में ही सही एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल माहौल बनाना शुरू कर दिया था। सही पकड़ा। महेंद्र ने खाने का मजा लिया, लेकिन उसके बाद ईश्वरन ने जो कहानी शुरू की, उसने सब कुछ बदल दिया। वो अचानक बोला, सर आपको पता है, ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है, ये पहले कब्रिस्तान था। एक आरामदायक माहौल में अचानक ये बात सुनना किसी को भी चौंका देगा। महेंद्र भी चौंक गए। ईश्वरन ने आगे बताया कि उसे यहाँ अक्सर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां मिलती रहती हैं। और फिर उसने उस महिला भूत के बारे में बताया। हाँ, कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। ईश्वरन ने बताया कि पूर्णिमा की रात को आधी रात के आसपास एक भयानक औरत का भूत दिखाई देता है। बहुत बदसूरत, उलझे हुए बाल, झुर्रियों वाला चेहरा। और सबसे डरावनी बात, वो अपनी गोद में एक भ्रूण, एक फीटस लेकर घूमती है। इस कहानी पर महेंद्र की प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक थी, एक तर्कवादी इंसान की तरह। वो गुस्सा हो गए। उन्होंने ईश्वरन को डांटा, तुम पागल हो गए हो क्या? भूत कुछ नहीं होते। ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, जाओ अपना दिमाग चेक कराओ। उन्होंने ऊपर से तो बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन क्या सच में वो बेअसर रहे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर मनोविज्ञान काम करना शुरू करता है। महेंद्र ने भले ही ईश्वरन को डांट दिया, लेकिन कहानी का बीज उनके दिमाग में बोया जा चुका था। हाँ, तर्क ने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन अवचेतन मन में वो तस्वीर घर कर गई थी। एक बदसूरत औरत गोद में एक भ्रूण लिए हुए। और इसका असर भी दिखने लगा। जो महेंद्र पहले बेफिक्र होके सोते थे, अब उन्हें रात में बेचैनी होने लगी। वो हर रात खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकते, ये देखने के लिए कि कहीं कोई परछाई तो नहीं है। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि जिस इंसान को पूर्णिमा की रातें बहुत पसंद थीं, जो चांदनी को देखना पसंद करता था, अब वो पूर्णिमा की रातों में खिड़की की तरफ देखने से भी डरने लगा था। ईश्वरन की कहानी ने उनके एक छोटे से सुख को भी डर में बदल दिया था। और फिर वो रात आई जब डर हकीकत बन गया, या शायद हकीकत जैसा लगने लगा। हाँ, कहानी का चरम बिंदु। एक रात महेंद्र की नींद एक धीमी, दर्द भरी आवाज से खुली। आवाज खिड़की के पास से आ रही थी। पहले उन्होंने सोचा कि कोई बिल्ली होगी, उसे नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आवाज और गहरी होती गई और ज्यादा इंसानी लगने लगी। अब उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। उन्हें देखना ही था कि बाहर क्या है। वो धीरे धीरे उठे और खिड़की से बाहर झांका। बाहर चांदनी फैली हुई थी और थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक काली, धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जिसके हाथ में एक बंडल जैसी कोई चीज थी। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गए और हाफते हुए बिस्तर पर वापस गिर पड़े। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या महेंद्र ने सच में भूत देखा? एक मिनट, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि महेंद्र बस बहुत थक गए हों? वो अजीब अजीब जगहों पर रहते थे, शायद उन्हें बस एक बुरा सपना आया हो।
आपका सवाल बिल्कुल सही है और शायद महेंद्र ने भी सुबह उठकर यही सोचा होगा। तो फिर लेकिन यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत काम करता है जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा। ईश्वरन ने महेंद्र के दिमाग में शक का एक बीज बो दिया था और अब महेंद्र का दिमाग अनजाने में हर आवाज, हर परछाई में उसी भूत को ढूंढ रहा था। वो सबूत नहीं ढूंढ रहा था, वो अपनी कहानी की पुष्टि ढूंढ रहा था। मतलब हो सकता है बाहर कुछ भी न हो या शायद कोई परछाई हो, लेकिन उनके दिमाग ने उसे वही भूत बना दिया जिसके बारे में उन्होंने सुना था। बिल्कुल। ईश्वरन ने कहानी सुनाई थी और महेंद्र के डर ने उसे हकीकत में बदल दिया था। ये सुझाव की शक्ति है, द पावर ऑफ सजेशन। अगली सुबह जब महेंद्र उठे तो रात का डर थोड़ा कम हो गया था। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि ये बस उनके दिमाग का वहम था। लेकिन ईश्वरन ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं फेंका था, वो आखिरी वार जिसने महेंद्र के तर्क के किले को हमेशा के लिए ढा दिया। हाँ, ईश्वरन मुस्कुराते हुए उनका लंच बॉक्स लेकर आया और बोला, सर, याद है मैं आपको उस औरत के भूत के बारे में बता रहा था? कल रात आपने उसे खुद देखा। मैं तो आपके कमरे से रोने की आवाज सुनकर ही दौड़ा आया था। और बस ये एक लाइन काफी थी। महेंद्र के मन में जो थोड़ा सा भी शक था कि शायद ये उनका वहम हो, वो भी खत्म हो गया। ईश्वरन ने उनके डर की पुष्टि कर दी। उसने कह दिया, हाँ, जो तुमने देखा वो सच था। महेंद्र ने उसका वाक्य पूरा होने का इंतजार भी नहीं किया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो उसी दिन अपने ऑफिस गए, अपना इस्तीफा दिया और फैसला कर लिया कि वो अगले ही दिन उस भूतिया जगह को छोड़ देंगे। और यहाँ कहानी ने तर्क को पूरी तरह से हरा दिया। ईश्वरन के गढ़े हुए एक किस्से ने एक पढ़े लिखे प्रैक्टिकल इंसान को अपनी नौकरी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी सुनाने की कला की सबसे बड़ी जीत थी और तर्क की सबसे बड़ी हार। तो इस पूरी कहानी से ये बात तो साफ है कि शब्दों में, कहानियों में बहुत ताकत होती है। हाँ, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमारी सोच, हमारे डर और हमारे फैसलों पर भी असर डाल सकती हैं। ईश्वरन ने अपनी कला से महेंद्र की सच्चाई को ही बदल दिया। हाँ, उसने कल्पना और हकीकत के बीच की लकीर को इतना धुंधला कर दिया कि महेंद्र जैसा तर्कवादी इंसान भी उसमें फंस गया। ये दिखाता है कि सही माहौल और सही अंदाज में सुनाई गई कोई भी कहानी सबसे मजबूत दिमाग को भी झुका सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक कहानी जो शायद पूरी तरह से झूठी थी, उसने एक इंसान की जिंदगी पर इतना बड़ा और सच्चा असर डाल दिया। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। एक कहानी की असली ताकत कहाँ होती है? सुनाने वाले की कला में या सुनने वाले के दिमाग में छिपे किसी डर या विश्वास में? और क्या होता है जब एक इंसान जो विश्वास नहीं करना चाहता फिर भी यकीन करने पर मजबूर हो जाता है? क्या तब भी वो सिर्फ एक कहानी रह जाती है?